इससे पहले हम लोग जो इक्विलिब्रियम एनालिसिस किए थे, आप उसको स्टैटिक इक्विलिब्रियम कह सकते हो। द बॉडी वाज एट रेस्ट और मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, देयर वाज नो एक्सीलरेशन। मोस्ट ऑफ द केसेस में तो हम देखें कि बॉडी के पास कोई एक्सीलरेशन है नहीं और हम उसका इक्विलिब्रियम को एनालिसिस कर रहे थे, है ना। लेकिन अभी अगर बॉडी कोई एक्सीलरेटेड फ्रेम में है और एक्सीलरेट कर रहा है तो उसका एक्सीलरेशन और उसके ऊपर आता हुआ फोर्स को कैसे एनालिसिस करेंगे। जैसे प्रीवियस क्लास भी बताया था, अगर हमारे पास कोई एक स्फीयर है और ये स्फीयर कुछ ऐसे फंसा हुआ है, तो कोई अगर पूछेगा बताओ व्हाट आर द रिएक्शन फोर्सेस हियर एंड हियर, तो आप कहोगे यहाँ का रिएक्शन फोर्स F1 है, यहाँ का रिएक्शन फोर्स F2 है और इसका वेट अगर दिया हुआ है तो आप कहोगे हाँ मैं इसका सोल्यूशन निकालना जानता हूँ यूजिंग द मेथड्स ऑफ सिग्मा fx इज इक्वल टू 0, सिग्मा fy इज इक्वल टू 0 या आर्मिज थ्योरम या मेथड ऑफ मोमेंट्स। लेकिन ये सब तब हम कर सकते हैं जब इसका एक्सीलरेशन 0 है। जैसे अगर ये एंटायर अरेंजमेंट इज इनसाइड ए व्हीकल एंड द व्हीकल इज मूविंग विद सर्टेन एक्सीलरेशन, तो in that case I cannot say that the resultant of F1, W and F2 is 0. Had it been 0, ये एक्सीलरेशन क्यों करता? अब ये एक्सीलरेट कर रहा है मतलब इसके ऊपर नेट फोर्स 0 नहीं है, मींस वेक्टर सम ऑफ W F1 and F2 is not 0। तो सारा हमारा जो फॉर्मूला था वो null and void हो गया। इस किस्म की केसेस में even when the body is in accelerated motion, how to find the reaction forces or all other contact forces, that analysis is called dynamic equilibrium analysis। ये चीज आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इसको पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक नॉलेज डेवलप करना पड़ेगा। क्या है बेसिक नॉलेज क्या है? पहला टर्म है कि व्हाट इज इनर्शिया। Inertia of a body directly refers to its mass, means more is the mass, more is the inertia। ये इनर्शिया वाला टर्म आप लोग न्यूटन्स थर्ड लॉ में पढ़ोगे एंड दिस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स यू विल गेट इन न्यूटन सेकंड लॉ, बट नॉट एट क्लास 10 लेवल, 11 लेवल। लेकिन हम लोग तो एडवांस जेईई के कोर्स कर रहे हैं, फाउंडेशन जेईई के कोर्स कर रहे हैं, वो सारा अभी हम पढ़ेंगे। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है, इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है। कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना पसंद करता है और मोशन में है तो उसी मोशन में कांस्टेंट वेलोसिटी में जाना पसंद करता है। और आप उसको रोकने की कोशिश करोगे तो ऑब्वियसली यू विल फाइंड इट विल आल्सो अपोज यू। सपोज आपके सामने एक बड़ा सा पैकेट रखा हुआ है, ये पैकेट का मास ज्यादा है कि कम है, जानने की दो तरीका हुआ। एक हुआ उठा के देखो, ज्यादा वजन लग रहा है तो मास ज्यादा है, कम वजन लग रहा है तो मास कम है। दूसरा तरीका हुआ, पहला तरीका क्या हुआ बाय मेजरिंग द वेट, दूसरा तरीका क्या हुआ बाय मेजरिंग द इनर्शिया। अब ये रेस्ट में है, अगर धक्का देने से तुरंत डिस्प्लेस हो जाता है, आसानी से डिस्प्लेस हो जाता है, तो उसका रुके रहने का इनर्शिया कम है, मतलब मास कम है। चाहे नीचे स्मूथ हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, फिर भी अगर कोई हेवी ब्लॉक होगा तो इसको डिस्प्लेस करने के लिए ज्यादा फोर्स चाहिए क्योंकि उसका इनर्शिया ऑफ रेस्ट ज्यादा है ना। तो merely pushing the block, अगर वो आसानी से डिस्प्लेस हो जाता है तो उसका मास कम है और ताकत लगता है उसको डिस्प्लेस करने के लिए, रेस्ट से मोशन में लाने के लिए, टू चेंज इट्स इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो हम कहेंगे कि इसका इनर्शिया ज्यादा है और यू से इसका मास ज्यादा है। अब दूसरा चीज ये हुआ, बिकॉज ऑफ इनर्शिया इट अपीयर्स एज इफ इट इज रिएक्टिंग यू बैक। मान लो कि एक ब्लॉक रखा है बहुत बड़ा सा, ये ब्लॉक को आप धकेल के लेना चाहते हो
विद सम वेलोसिटी। पहले तो रेस्ट में था, जैसे हम ढकेलना शुरू किए, मान लो कि ब्लॉक यहाँ पे था, हम ढकेलना शुरू किए तो हम देखेंगे शुरू में हमें थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन एक बार ये कुछ मोशन में आ चुका है, अब उसको मेंटेन करके रखना आसान लगेगा। मतलब पहले ये रेस्ट में था, मोशन में लाने की कोशिश किए तो ये आपको अपोज कर रहा था, ठीक है। अगर इसको ढकेल के लेंगे, शुरू में यहां से यहां तक जाने में आपको ज्यादा ताकत लगेगा, यहाँ पर उसके बाद तो एक हाथ से भी ढकेलते हुए ले जाओगे। चलाना शुरू करना, चलाते रखना में अंतर है। शुरू करते वक्त क्या था, इट वाज एट रेस्ट, इट वाज अपोजिंग व्हेन यू आर ट्राइंग टू ब्रिंग इट टू मोशन, तो आपको लगेगा कि जैसे रोक रहा है, लेकिन जब चल रहा है तो आसानी से चल रहा है ना। इसीलिए तो कहते हैं कि जब आप गाड़ी चलाते हो, गाड़ी को अगर बार बार ब्रेक लगा दोगे तो रुक जाएगा, फिर रेस से उसको लेने में ज्यादा पेट्रोल कंजप्शन हो जाता है, ज्यादा फ्यूल कंजप्शन हो जाता है। चलते रखना तो फिर उसमें कम कंजप्शन होता है। तो स्टेडी स्टेट में जाओ, जैसे कि आप उसका डायरेक्शन आसानी से कंट्रोल कर सकते हो और आपको बार बार उसको इनर्शिया ऑफ रेस्ट से मोशन में लाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो व्हाट आई मीन टू से हियर कि जब भी हम कोई बॉडी को रेस्ट से मोशन में लेते हैं या एक मोशन से दूसरा मोशन में लेते हैं, जैसे आई टेल यू वन मोर एग्जांपल। मान लो कि एक पत्थर है, ये पत्थर को ये थ्रेड लगा है, ये थ्रेड लगा के इसको उठाओगे, धीरे से उठाओगे ये पत्थर उठ जाएगा। सेम थ्रेड लगा के सेम पत्थर को जल्दी उठाने की कोशिश करो, थ्रेड टूट जाएगा। अरे जल्दी उठाओ धीरे उठाओ, उसका वेट तो वही है, वेट कहाँ कम ज्यादा हुआ, लेकिन जल्दी उठाने की कोशिश की थ्रेड टूट गया। मतलब ये रेस्ट में था, जल्दी उठाने की कोशिश करने से इसके वेट के साथ साथ और एक ऑपोजिशन भी आया जो उसको उठने नहीं दिया। व्हाई? बिकॉज ऑफ द इनर्शिया प्रॉपर्टी। कोई पेस्ट्रीज ले लो किसी के बर्थडे में, पेस्ट्रीज को अगर धीरे से उठा के खाओगे खा सकते हो, खड़ा से उठाने की कोशिश करो दो टुकड़ा हो गया। मैं यहाँ पे खड़ा हूं, मैं यहाँ पे अगर खड़ा हूं, इधर से मेरे को मेरा दोस्त जोर से खींच के ले लेता है। When he pulls me like this, what will observe? Automatically this hand goes up. अरे इसको तो कोई खींचा ही नहीं, ऊपर क्यों चला गया? मेरे को आप खींचे इधर तो देखोगे हाथ ऐसे ऊपर आ गया। क्यों ऐसे आ गया? क्या हाथ को कोई खींचा? नहीं, ये रेस्ट में था, ये अपनी जगह रेस्ट में रहने की कोशिश किया और मैं भाग के आ गया, तो ये हाथ ऐसे हो गया। समझ में आ रहा है? So if you suddenly pull me in this direction, this hand will go like this. तो it is all because of inertia. इनर्शिया के चलते अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, रेस्ट में रहना पसंद करता है, आप रेस्ट से मोशन लेने की कोशिश करते हो, इट अपोजेस। ठीक है, प्रैक्टिकली मेरे हाथ को कोई खींच नहीं रहा है, लेकिन देखने वाले को लगेगा जैसे कोई भूत इसका हाथ को खींच रहा है। सो इससे झूठ-मूठ का फोर्स है, लग रहा है कि मेरे को लगेगा क्या जैसे कोई मेरा हाथ को इधर खींच लिया, जबकि मेरा हाथ को कोई नहीं खींचा। मैं यहाँ पे खड़ा था, आपने मुझे इधर को खींचा तो सडनली मैं नोटिस करा मेरा हाथ इधर उठ गया, लगेगा कि मेरे को कोई इधर से हाथ मेरा खींच लिया। नहीं, हाथ मेरा कोई नहीं खींचा, लेकिन मेरे को लगा ऐसे। क्यों? क्योंकि हाथ का इनर्शिया प्रॉपर्टी था, वो जहां था वही रहना पसंद किया, वो हाथ अपनी जगह रह गया, मैं दूर आ गया तो ये ऊपर उठ गया। और आसानी से समझ सकते हो, सपोज हम कहेंगे कि एक पेंडुलम है, इसको पकड़ के ऐसे झूल रहा है पेंडुलम, इसको अगर धीरे धीरे लेंगे सीधा रहेगा। अगर इसको आप लेके भागने की कोशिश करोगे तो आप देखोगे ये पेंडुलम टेढ़ा हो गया। हर वक्त ये अपनी जगह पुरानी जगह रहने की कोशिश कर रहा है और आप खींच रहे हो तो जा रहा है, मतलब ये टेढ़ा हो गया। तो लगेगा अजीब कोई इसको खींच रहा है, अजीब कोई खींच रहा है, मतलब प्रैक्टिकली कोई खींच नहीं रहा है, लगेगा कि जैसे कोई खींच रहा है। तो ऐसा है कि झूठ-मूठ का फोर्स का फीलिंग आता है, जो कि एक्चुअल फोर्स नहीं, झूठ-मूठ का फोर्स है। लगता है कि ऐसे सचमुच जैसे कोई फोर्स आने लगा है, जबकि ऐसा कोई फोर्स नहीं। तो एक झूठ-मूठ का फोर्स, इसको हम कहेंगे स्यूडो फोर्स। क्या कहेंगे? Whenever a बॉडी अब वो रेस से मोशन में जाए या मोशन से दूसरे मोशन में जाए, रेस से मोशन में जाए, ठीक है, या एक मोशन से दूसरे मोशन में जाए, दोनों ही केस में एक चीज कॉमन है। क्या? U से V1 में गया या V1 से V2 में गया, दोनों ही केस में you are accelerating, नहीं तो वेलोसिटी क्यों बदलेगा? तो हम ये कह सकते हैं जब भी कोई बॉडी को रेस से मोशन में लेने की कोशिश करेंगे या मोशन को बदलने की कोशिश करेंगे, एक झूठ-मूठ का फोर्स आएगा, बट आई विल कंबाइन एंड मेक इट ए सिंगल स्टेटमेंट। आई विल से यस, व्हेन
देयर इज एन एक्सीलरेशन एसोसिएटेड विद ए बॉडी। तो क्या लिख रहे हैं हम लोग, तो हम कहेंगे कि व्हेनेवर ए बॉडी एक्सीलरेट्स, it experiences a pseudo force, झूठ-मूठ का फोर्स, called inertia force, इसको कहते हैं inertia force। ठीक है, अब हम पहले से जानते हैं कि जब भी कोई फोर्स आया उसका पूरा इफेक्ट जानने के लिए हमें फोर्स के बारे में तीन चीज जानने की जरूरत है। एक हुआ उसका मैग्नीट्यूड, एक हुआ उसका डायरेक्शन, तीसरा हुआ उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। तीन चीज जानना जरूरी है, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। तो हम कहेंगे यहाँ पे जब कोई बॉडी, हम बोले कि एक नया फोर्स हमारे सामने आया, कौन सा फोर्स, यू कॉल इट ए शूडो फोर्स, तो पक्का उसका एक मैग्नीट्यूड रहेगा, एक डायरेक्शन रहेगा, एक पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन रहेगा। तीनों चीज जानेंगे तभी जाके इसको यूज कर पाएंगे। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, when a mass m accelerates at a rate a, the magnitude of inertia force, pseudo force, inertia force is ma, अगर मास m है फोर्स होगा ma, which acts in opposite direction of acceleration and at the center of mass of the body। क्या बोल रहा है, कोई मास जब एक्सीलरेट करेगा तो उसके ऊपर एक शूडो फोर्स आएगा, और वो शूडो फोर्स कहाँ पे आएगा, एट द सेंटर ऑफ मास। क्या होगा मैग्नीट्यूड ma, किस डायरेक्शन में, अपोजिट टू एक्सीलरेशन। मान लो कि ये कोई एक डंडा है, ये डंडे किसी एक ट्रक के ऊपर खड़ा था, ट्रक कांस्टेंट वेलोसिटी में जा रहा था, ये भी कांस्टेंट वेलोसिटी में जा रहा था। ट्रक ड्राइवर ने एक्सीलरेटर दबाया, जैसे एक्सीलरेटर दबाया वेलोसिटी बढ़ा, तो इट डेवलप्स एन एक्सीलरेशन लाइक दिस। अगर ये डंडे का मास m है, तुरंत इसके ऊपर एक शूडो फोर्स आएगा, और वो शूडो फोर्स कहाँ पे आएगा, एट द सेंटर ऑफ मास। किस डायरेक्शन में आएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन। क्या मैग्नीट्यूड का आएगा, ma। तो होगा क्या, ये भड़ाम करके गिर जाएगा, ठीक है ना। ये पेन को अगर मैं ऐसे हाथ में रख के आगे लेता हूं, धीरे धीरे नथिंग हैपेंस, बट यही पेन को अगर जल्दी लेने की कोशिश करता हूं, देखो पीछे गिर गया। क्यों, क्योंकि यहां से कोई फोर्स खींचा, इसको शूडो फोर्स यहाँ पे खींचा तो गिरा गया। सेम पेन को अगर इसका सेंटर ऑफ मास से पकड़ लेता हूं, अब जोर से लेता हूं, अब ये गिर नहीं रहा है। क्यों, क्योंकि ये जो सेंटर ऑफ मास में फोर्स आ रहा है वो इधर को आ रहा है, और मैं यहीं पे पकड़ा हूं, मेरा फोर्स इधर को आ रहा है। नाउ देयर आर टू फोर्सेस, दे आर नॉट एबल टू क्रिएट एनी मूवमेंट अबाउट दिस पॉइंट, तो ये घूमता नहीं, गिरता नहीं। आप कहोगे हाँ सर ये शूडो फोर्स के चलते कहाँ गिर रहा है, ये तो वेट के चलते गिर रहा है, वेट के चलते गिर रहा है। देखो अगर मैं ऊपर से पकड़ता हूँ इसको और ऐसे मूव करवाता हूँ, जैसे जोर से मैं आगे लूंगा ये ऐसे उठ जाएगा ऊपर। व्हाई, बिकॉज यहाँ से कोई शूडो फोर्स इसको खींच रहा है, यहाँ से कोई चीज खींचेगा तो चढ़ेगा ऊपर। So it is not the weight which is making it to fall. What is making it to fall? The pseudo force. मतलब it appears to be at rest at the original position, लेकिन इसको, ये आदमी को लग रहा है कि ये चीज गिर गया। तो जब भी कोई मास एक्सीलरेट करेगा at a rate a, it will experience a pseudo force ma. It will experience a pseudo force ma. और अगर जो फोर्स शूडो फोर्स है कहां पे एक्ट करेगा, एट द सेंटर ऑफ मास। किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, ऑपोजिट टू एक्सीलरेशन, ठीक है। तो ये बात कुछ ऐसा हुआ।
अब देखो जैसे एक चीज को हम लोग समझेंगे बहुत सारे एग्जाम्पल लेके, लेकिन थोड़ा मैं इसको आपको लिखने की मौका देता हूं। सिर्फ मोशन में होने से शैडो फोर्स नहीं आ रहा है। सपोज हम कहेंगे कि यहाँ पर कोई एक कार है, ये कार है, हाँ थोड़ा बेकार है, फिर भी ये कार है, ये ऐसा है, और ये ठीक है ये कार है, और ये कार में क्या हुआ, ऐसा हुआ। सपोज यहाँ पर कोई एक पेंडुलम झुला हुआ है, कार रेस्ट में रखा था, ये इसका हेडलाइट है, ठीक है। कार का वेलोसिटी टाइम डायग्राम हम दे रहे हैं, क्या हुआ, कार का वेलोसिटी टाइम डायग्राम दे रहे हैं। वेलोसिटी बढ़ रहा है, कुछ समय के बाद वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया सपोज। तो व्हाट विल फाइंड, यू विल फाइंड फॉर ए टाइम t0 इट वाज एक्सीलरेटिंग, उसके बाद तो वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो आप क्या देखोगे, ड्यूरिंग दिस पीरियड जो आपका पेंडुलम था वो टेढ़ा रहेगा क्योंकि देयर वाज एक्सीलरेशन, बट ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर वाज नो एक्सीलरेशन, पेंडुलम ऐसा रहेगा। आर यू गेटिंग? So during the acceleration period only the force is continuously acting, so it makes the pendulum tedha. If there is no acceleration, so we will say velocity is constant, तो कोई एक्सीलरेशन नहीं है, पेंडुलम फिर से सीधा होगा। ये पीरियड में गाड़ी कितने भी स्पीड में जा रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी में जा रहा है पेंडुलम सीधा मिलेगा। आप गाड़ी कितने भी स्पीड में जाए, आप बस के अंदर सेफली खड़े रहते हो, ब्रेक लगाया आगे गिरते हो, एक्सीलरेट किया पीछे गिरते हो, कितना भी स्पीड में जाओ गिरते नहीं हो। जब वो ब्रेक लगाता है मतलब आप इधर जा रहे हो, वो ब्रेक लगाया मतलब एक्सीलरेशन इज नॉट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, इट इज रिटार्डेशन। The retardation is in the backward direction, I mean the acceleration is in the backward direction, so you experience a pseudo force in the forward direction। वो ब्रेक लगाया अब आगे की तरफ गिर जाते हो क्योंकि आपके ऊपर pseudo force आता है आपकी सेंटर ऑफ मास में, डिपेंड करता है कहां पर ज्यादा मास है उसके हिसाब से सेंटर ऑफ मास आ जाता है और उसके हिसाब से फोर्स आता है, गिराने की कोशिश करता है। सिमिलरली गाड़ी जब एक्सीलरेट किया, गाड़ी चल रहा है हाई स्पीड में 80 किलोमीटर पर आवर, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप खंभे जैसे खड़े हो, जैसे वो 80 से 100 करने के लिए एक्सीलरेटर दबाया तो क्या हो गया, देयर वाज एन एक्सीलरेशन इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, सो शैडो फोर्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। तुरंत आप ऐसे हो जाओगे, क्यों, क्योंकि शैडो फोर्स पीछे की तरफ खींच लिया। समझ में आया क्या? ओके, तो हम देखे कि मोशन होने से शैडो फोर्स नहीं आता है, एक्सीलरेशन होने से शैडो फोर्स आता है। ये चीज को मैं यहाँ पे मिटाया। हाँ, अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। एक कार में क्या हुआ, 3 ठो पानी के बोतल रखे हुए थे। ये एक बोतल है, प्लास्टिक बोतल था बिस्लरी वाला, ये दूसरा बोतल है, ठीक है, ये दूसरा बोतल है। पहले आप अपना एक्सपीरियंस को शेयर करोगे, फिर उसके बाद देखेंगे। ये तीसरा बोतल है। तीनों बोतल कार में रखे हुए थे या फिर किसी ट्रक के डाला में रखे हुए थे, उसका बॉस की फ्लोर पे रखे हुए थे। हाल क्या था, एक बोतल पूरा पानी भरा हुआ था, फिल्ड विथ वाटर, दूसरा में थोड़ा सा पानी था, तीसरा खाली था, दिस इज एम्प्टी, दिस इज फुल, दिस इज स्लाइटली filled और partly filled and this is empty। अब तीनों हम किसी ट्रक के डाले पे रख दिए थे, ये था ट्रक। अब ये ट्रक सडनली एक्सीलरेट करना शुरू किया। जैसे ट्रक एक्सीलरेट करना शुरू किया, ए बी सी तीनों बोतल को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो क्या आप मुझे चार्ट करके बताओगे कौन सा बोतल गिरने का चांस कम है और कौन सा बोतल जल्दी गिर जाएगा? आंसर को आप चार्ट बॉक्स में लिख सकते हो। कौन सा बोतल पहले गिर जाएगा, कौन सा बोतल नहीं गिरेगा? इधर उल्टा बोलो, कौन सा बोतल नहीं गिरेगा? नहीं गिरेगा, कौन सा नहीं गिरेगा? देखो ठीक से आप सोच नहीं पाए, चलो सोचते हैं अभी कौन सा बोतल नहीं गिरेगा। ये तो पानी भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है तो सेंटर ऑफ मास इज हियर। अब जैसे ही एक्सीलरेट करेगा इसके ऊपर भर भर करके सेंटर ऑफ मास आएगा, सेंटर ऑफ मास पे शैडो फोर्स आएगा। ये भी हवा भरा हुआ है फिर भी एम्प्टी बोतल है तो सेंटर ऑफ मास कुछ हाइट में होगा, इधर कहीं होगा, इसके ऊपर यहाँ पर आएगा आपका शैडो फोर्स,
इसमें ये बोतल का मास तो काफी कम है, पानी यहाँ पे, सेंटर ऑफ मास इज हियर, ये फोर्स आएगा। सोचो ये तीनों बोतल को, इसको यहाँ से खींचोगे, इसको यहाँ से खींचोगे, इसको यहाँ से खींचोगे, कौन नहीं गिरेगा? ऑब्वियसली बी नहीं गिरेगा, बाकी दोनों पहले गिर जाएंगे। समझ में आ रहा है? ये सब खेल किस चीज का है? ये है शूडो फोर्स का खेल है। क्या देता है कंसेप्ट इसमें से? इट एक्ट्स एट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी, तो ये गिरेगा नहीं। इसके अंदर अगर थोड़ा सा पानी रख दो ये नहीं गिरेगा, टेढ़ा होगा सीधा हो जाएगा, टेढ़ा होगा सीधा हो जाएगा। ये थोड़ा गाड़ी चला फटाक से गिर गया, ये भी गिर गया, ये दोनों गिर जाएंगे, खाली वाले भरे वाले। लेकिन जिसमें थोड़ा सा पानी है वो तो नहीं गिरेगा, क्योंकि उसका शूडो फोर्स नीचे आने लगा है। यहाँ से खींचोगे कोई बोतल आसानी से थोड़ी गिरेगा, इधर से खींचोगे आसानी से गिरेगा, इधर से खींचोगे आसानी से गिरेगा। क्यों? क्योंकि खींचने से वो यहाँ पर एक मूवमेंट बना रहा है। गिरेगा का मतलब क्या है? इट विल रोटेट। रोटेट मतलब इस केस में फोर्स इनटू दिस डिस्टेंस इज द मोमेंट, इस केस में फोर्स इनटू दिस डिस्टेंस इज द मोमेंट। इस केस में देखो मोमेंट इज सो लेस, है ना, फोर्स में भी प्रोमिनेंट, बट डिस्टेंस मोमेंट आर्म इज सो लेस कि ये बोतल को गिरा नहीं पाएगा। तो हम क्या कहेंगे कि अगर ये गाड़ी अभी एक्सीलरेट करेगा, बी विल नॉट टपल। समझ में आ गया? अब ये एग्जांपल आपको समझ में आ गया, तो पूरा एग्जांपल को हम लोग थोड़ा समराइज करते हैं। तो क्या कहेंगे? व्हेनेवर ए मास m accelerates, it experiences a झूठ-मूठ का pseudo force due to its inertia. This force has got magnitude ma, direction opposite to acceleration. It acts at the center of mass. तो एक pseudo force हम लोग लिए जिसका मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन सब कुछ हमें मालूम चल गया। अब ये सब जान के हमको फायदा क्या है? हम तो हर चीज पे फायदा ढूंढते हैं। फायदा क्या है? फायदा हुआ ये, देखो अब हम कैसे करेंगे सॉल्व इसको। क्या फायदा? फायदा हुआ ये कि हमारा जो ओरिजिनल न्यूमेरिकल था जहां पर हम लोग फंसे हुए थे, ओरिजिनल न्यूमेरिकल था ये कोई एक स्फीयर है जो एक इंक्लाइंड प्लेन और एक वार के बीच में फंसा हुआ है कुछ एंगल करके। और क्या था कि ये अरेंजमेंट वाज मूविंग, और हमें क्या दिया गया था? हमें दिया गया था कि इट इज एक्सीलरेटिंग। पूछा गया था फाइंड द रिएक्शन फोर्सेस एट ए एंड बी। ऑब्वियसली ए में एक पुशिंग फोर्स होगा जिसको आप आर ए कहोगे, बी में एक पुशिंग फोर्स होगा जिसको आप आर बी कहोगे, और उसका एक अपना mg है, w है। अगर इसका मास m है तो इसका एक वेट है। नाउ यू क्लियरली सी कि ये जो बॉल है, इस बॉल के ऊपर कुछ फोर्स आ रहा है ऐसे, जिसको आप mg कहोगे, और एक फोर्स आ रहा है rb जिसको आप ऐसे कहोगे, और एक फोर्स है ra, और ये तीनों को निकालना हमें नहीं आता है। क्यों? क्योंकि नेट फोर्स इज नॉट जीरो। ये तीन फोर्स हमें मालूम है कि RA वेक्टर प्लस RB वेक्टर प्लस mg वेक्टर मिलके जीरो नहीं है। क्यों? क्योंकि एक्सीलरेट कर रहा है। अच्छा, ये एक्सीलरेट कर रहा है इसलिए जीरो नहीं है। तो फिर हम क्या कह सकते हैं? RA वेक्टर प्लस RB वेक्टर प्लस mg वेक्टर अगर जीरो नहीं है तो है कितना? कितना है भाई मालूम नहीं, लेकिन इतना मालूम है वो तीनों फोर्स इस बॉडी के ऊपर आ रहे हैं, और ये बॉडी ऑफ मास m इज मूविंग विथ एन एक्सीलरेशन a. व्हाट फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव ए मास m विथ एन एक्सीलरेशन a? ऑब्वियसली द फोर्स रिक्वायर्ड इज ma. ये थोड़ा बहुत जानकारी आपके पास है। तो आप कहोगे ये तीनों फोर्स का रिजल्टेंट जीरो नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ है कि मास m को a एक्सीलरेशन में देते हैं, मतलब तीनों मिलके कितना होना चाहिए? इट शुड बी ma इन दिस डायरेक्शन। तीनों फोर्स का रिजल्टेंट ma है। तो इससे हमें क्या फायदा होगा? फायदा क्या होगा? फायदा तो ये तब होगा जब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हम जानते हैं कि तीनों फोर्स का रिजल्टेंट जीरो नहीं है, इसलिए लेमिस थ्योरम सिग्मा इफेक्ट जीरो, सिग्मा कोई जीरो नहीं लगा पा रहे थे। लेकिन पता चल गया कि तीनों फोर्स का रिजल्टेंट कितना है? ma। किस डायरेक्शन में? ऐसा है, इसलिए तो ये बॉडी इधर जा रहा है। अगर मैं तीनों फोर्स के साथ अपनी मन से एक एक्स्ट्रा फोर्स जोड़ देता हूं ma, अब सोचो तो
ये मिलके हो गए एम ए, इधर मैं अपनी मन से जोड़ दिया हूं एम ए। अब चारों का नेट फोर्स क्या हो गया? जीरो। चारों का नेट फोर्स जीरो हो गया तो ये चारों को लेके सिग्मा एफ एक्स जीरो सिग्मा एफ वाई जीरो हम कर सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ, अगर हम शैडो फोर्स को थ्री बॉडी डायग्राम में सारा फोर्स के साथ साथ दिखा देते हैं तो नेट फोर्स जीरो हो जाता है और हम सारा कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम लगा सकते हैं। ये जो हम लोग डिस्कशन किए उसको हम लोग अभी लिख लेंगे राइट अप में। क्या लिखेंगे? लिखेंगे ये कि पॉइंट नंबर 4 में लिख रहे हैं, व्हेन शैडो फोर्स is taken into account in the three body diagram in addition to all other external forces, the net force on the body becomes zero. So we can apply all conditions of equilibrium, मतलब सिग्मा एफ एक्स जीरो सिग्मा एफ वाई जीरो ये सब भी कर सकते हैं, सिग्मा एफ एक्स जीरो सिग्मा एफ वाई जीरो कर सकते हैं, लैमिस थ्योरम लगा सकते हैं, और आपका सिग्मा एम पी इक्वल टू जीरो कर सकते हैं। ये सारा चीज आप कर सकते हो अगर थ्री बॉडी डायग्राम में सारा एक्सटर्नल फोर्स के साथ साथ शैडो फोर्स को भी दिखा दिए तो। ठीक है, यह एक कार है, कार में क्या है? कार में क्या मत सोचना कि कार में दो पहिया कैसे हुआ, चार है। इधर से देखोगे तो एक ही दिखेगा ना, उधर है बाकी दो, चार है लेकिन दिख रहा है दो। अगर ये कार एक्सीलरेट्स एट ए रेट a is equal to g by root 3, find theta, the angle made by the thread with vertical, ये पूछा गया। ये कार एक्सीलरेटेड मोशन में कैसे सॉल्यूशन बनाएंगे? सॉल्यूशन में बनाएंगे पहले पेंडुलम का थ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दी बॉब। थ्री बॉडी डायग्राम देखेंगे तो ये बॉब है ऐसे, ये कोई एक थ्रेड ऐसा है, अभी थ्रेड है ऐसे, टेंशन मालूम नहीं है, पूछा भी नहीं है, मास दिया नहीं है, कुछ होगा से कुछ भी होगा तो वेट होगा mg, और ये एक्सीलरेट कर रहा है a में तो पक्का इसके ऊपर शैडो फोर्स आ रहा होगा इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन ma। अब फ्री, और ये एंगल क्या है? अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी वर्टिकल के साथ थीटा एंगल ही कर रहा है, थीटा है, हमें थीटा पूछा गया। अब थ्री बॉडी डायग्राम में दो एक्सटर्नल फोर्स है, उसके साथ साथ हम शैडो फोर्स को दिखा चुके हैं। तो as in the three body diagram, in addition to the external forces, we have shown the shadow force which is opposite to acceleration, magnitude ma, acting at the center of mass. We will say we can apply all conditions of equilibrium. तो हम कहेंगे we can apply Lami's theorem by Lami's theorem। ठीक है, Lami's theorem से क्या पता चलेगा? आप कहोगे T by sin 90, ऑपोजिट में जो एंगल है sin 90, और ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना है 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू ma sin 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू mg बाय sin, ऑपोजिट में जो एंगल है ये थीटा है, ये 90 है, sin 90 प्लस थीटा। अगर ये बात है, थोड़ा इन दोनों को देखो तो सिंप्लीफाई करें तो ये दिखेगा ma बाई साइन थीटा, साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, और ये हो गया mg बाई cos थीटा, और इसको अगर आप फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे m को खा गया tan थीटा इज इक्वल टू a बाई g।
जबकि ए का वैल्यू आपको दिया हुआ है। ए का वैल्यू क्या दिया है? g/√3। सो g/√3 बाई g इज 1/√3, मतलब थीटा इज 30 डिग्री। तो ये थ्रेड कितना एंगल करेगा? ये वर्टिकल के साथ 30 डिग्री एंगल करेगा। इसी क्वेश्चन को स्कूल वाले अपने तरीके से करेंगे, इसी क्वेश्चन को स्कूल वाले अपने तरीके से करेंगे। वो बोलेंगे हमारे पास न्यूटन फर्स्ट लॉ है, सेकंड लॉ है, थर्ड लॉ है। हम क्या बोलेंगे? हमारे पास माँ है ना? तो सारा चीज हम लोग फटाफट इमेज को लगा के कर लेंगे। ठीक है।